फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस देख लिया था। आज हम 10 क्वेश्चंस और देखेंगे, यानी कि आज टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, आपको क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, conceptual understanding among student is likely to improve in the settings which emphasize on। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से, मैं बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम बच्चे की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बच्चों में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, ठीक, कॉन्सेप्ट कैसे और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। 4 ऑप्शंस दिए गए, अब हम समझते हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार क्या एग्ज़ाम लेने से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये तो कोई गारंटी नहीं देता कि आप बार बार 6 बार 7 बार एग्ज़ाम्स लेने से क्या कोई गारंटी कर सकता है कि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। इसे तो हम ये गारंटी कर सकते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट रट गया है, हम ये नहीं कह सकते कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन इंक्वायरी एंड डायलॉग, तीसरा कंपटीशन, चौथा टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी। तीसरा देखते हैं, क्या कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, क्या कंपटीशन से बच्चे का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। कंपटीशन से क्या होगा, बच्चे पे प्रेशर आएगा। क्या आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर कि उसको क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में सेकंड आना है, यानी कि 20 में से 20 लाना ही लाना है। तो वो चीज़ें रटना स्टार्ट कर देगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 3 भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 3 गलत। अब ऑप्शन 4 देखते हैं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी। अब ये क्या, ये हम गारंटी दे सकते हैं कि बच्चा अगर पूरी किताब चाट जाए, एक एक क्वेश्चन लगा जाए, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाए, तो क्या तब भी आप गारंटी दे सकते हैं कि बच्चे की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करना ये गारंटी नहीं देता कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी। ठीक है, अब हम ऑप्शन 2 देखते हैं। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 2 कैसे सही है, इंक्वायरी एंड डायलॉग, इसके अंदर क्या है, जो बच्चा है अपने डाउट्स को मतलब टीचर के पास लेके आएगा, उसकी इंक्वायरी करेगा, टीचर से पूछेगा कि मैम ये क्वेश्चन है, मुझे नहीं आ रहा है। मतलब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा खुद जाके टीचर से बोल रहा है, खुद पढ़ रहा है, खुद समझ रहा है। ठीक है, बच्चा खुद इन्वॉल्व है, बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, बच्चा खुद जो है नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन में बच्चा खुद इन्वॉल्व है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंक्वायरी एंड डायलॉग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। कीवर्ड्स को पकड़िएगा, अधिगम सामाजिक संदर्भ, ठीक है, सामाजिक संदर्भ में हो। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, विषय वस्तु बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। चौथा है दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ठीक है, यानी कि ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो सोचिए इनमें से सबसे नेगेटिव आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है।
ये अगर आपने ये क्वेश्चन ऐसा कि अगर आप नॉर्मली अपना दिमाग भी लगाएंगे, ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। आप सोचिए, आप ऑप्शन 1 को देखिए कि लर्निंग इज़ सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। लर्निंग को मैं समाज, टीचर जो है लर्निंग को समाज के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं। कोई टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे एक टॉपिक हो गया मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण, ठीक है, एम्पावरमेंट। इस टॉपिक को जो टीचर है समाज के साथ जोड़ के पढ़ा रहा है कि हाँ, कि जो पहले वुमेन थी, लड़कियां थी, औरतें थी, पहले बस किचन तक सीमित थी, आज वो किचन से निकल के स्कूल, हॉस्पिटल, पूरी दुनिया में मतलब राज कर रही है, घूम रही है। आज लड़कियों का भी अपना अलग स्टेटस है, ओहदा है। तो टीचर क्या कर रहा है, सोसाइटी यानी समाज के साथ जोड़ के बच्चों को समझा रहे हैं। तो इसमें बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि सोसाइटी यानी कि सिचुएशन के मतलब समाज के संदर्भ में बच्चे को बताया जा रहा है। तो ये सबसे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही है, इससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पूछा है किससे बच्चे को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, गया। फिर दूसरा है कंटेंट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, मल्टीपल वेज। अगर हम एक कंटेंट को, एक विषय वस्तु को बहुरूपों में दिखा दें, समझा दें, तो बच्चे को परेशानी कैसे होगी, बच्चों का तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैथ्स का कोई फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसके सॉल्व करने के टीचर ने 4 तरीके बता दिए, ठीक है, 4 तरीके बता दीजिए। तो मान लीजिए किसी बच्चे को एक तरीका नहीं आ रहा, तो दूसरा समझ लेगा, दूसरा नहीं है तीसरा समझ लेगा, तीसरा नहीं चौथे से समझ गया। तो बच्चे को इसमें कहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टीचर ने तो मल्टीपल वेज बच्चे को बता दिए। तो इससे बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये ऑप्शन 2 हमारा जो है ऑप्शन नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया। फिर जो है ऑप्शन 4 देखिए, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, मतलब बच्चे जो है आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट खुद से मोटिवेटेड है तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मन में खुद से उत्तेजना है, सीखने की इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, क्योंकि इससे भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 गलत। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्या है, किससे परेशानी होगी बच्चे को सीखने में, जब इन्फॉर्मेशन को डिसकनेक्टेड चंक्स यानी कि अलग अलग टुकड़ों में बताया जाए, प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए कोई थ्योरी है, ठीक है, कोई टीचर थ्योरी समझाना चाहता है बच्चे को, तो वो जो थ्योरी है उसके 4 पार्ट हैं, ठीक है, 4 पार्ट हैं। तो टीचर जो है उन 4 पार्ट को एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पढ़ा रहे हैं, और कोई रिलेशन नहीं बता पा रहे कैसे एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे दूसरा तीसरे पे निर्भर है, तीसरा चौथे पे निर्भर है, ठीक है। अलग अलग टुकड़ों में बता रहे हैं बच्चे को, टीचर जो है अलग अलग टुकड़ों में बता रहे हैं थ्योरी को। तो क्या बच्चे को कभी, क्या वो बच्चा कभी ये थ्योरी सीख पाएगा? नहीं बच्चा कभी ये थ्योरी नहीं सीख पाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 3, यानी कि इन्फॉर्मेशन को जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन क्या है? बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग कौन सी है? तो ऑप्शन 1 बोल रहे हैं मॉडरेट अराउजल नो फियर, नो अराउजल नो फियर, हाई अराउजल हाई फियर, लो अराउजल हाई फियर, ठीक है। तो ये सबसे मतलब एक चीज़ को समझिए कि ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को देखिए, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 को देखिए, इन दोनों में हाई फियर दे रखा है। तो क्या एक चीज़ बताइए आप, क्या किसी को आप डरा धमका के पढ़ा सकते हैं? डंडे के डर से किसी को पढ़ा सकते हैं? उससे तो बच्चा और पढ़ाई से भागेगा। किसी को आप कह दीजिए नहीं पढ़ोगे तो 4 डंडे 5 डंडे, तो बच्चा तो और पीछे भाग रहे हैं, उसके अंदर सीखने का जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब भी ऑप्शन में हाई फियर है उसको सीधे काट दीजिए, सीधे। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बच्चा डर के नहीं सीख सकता, ठीक है।
तो ये ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद में हाई अराउजल, लो अराउजल, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में हाई फियर लिखा है, दोनों ही गलत है। जबकि बच्चों में नो फियर होना चाहिए, मतलब डर नहीं होना चाहिए। सीखने के लिए उसके मन में कोई डर नहीं, किसी डंडे के डर से बच्चा नहीं सीख सकता। ठीक है, ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 बोल रहा है नो अराउजल नो फियर। ये तो सही है कि नो फियर आ गया, लेकिन नो अराउजल यानी कि कोई उत्तेजना ही नहीं है बच्चे के अंदर सीखने की। तो क्या मतलब कि जब बच्चे में उत्तेजना ही नहीं है, फियर ना फियर का क्या मतलब है, भय और निर्भय का क्या मतलब है? वो सीखना ही नहीं चाहता, उसके अंदर उत्तेजना ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है कि मैं कुछ नया सीखूंगा, नया करूंगा स्कूल जाके। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सबसे अच्छा अवस्था, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है? मॉडरेट अराउजल और नो फियर। मतलब ये तो क्लियर हो गया, बच्चा डर के कुछ नहीं सीख सकता, तो इसके अंदर नो फियर हो गया, मतलब बच्चे में कोई डर नहीं होना चाहिए। और जो उत्तेजना होनी चाहिए वो अराउजल मॉडरेट चाहिए। यानी कि अराउजल, इसको हम समझ सकते हैं कि 2 चीज़ें मालूम चली। फियर हम लोग का 0 होना चाहिए, नो होना चाहिए। ठीक है, और जो अराउजल है यानी कि उत्तेजना कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए, मॉडरेट। ना उत्तेजना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ना उत्तेजना बहुत कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे प्रीवियस क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है और उसके अंदर बार बार मैंने बताया है। पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल ये बोल रहा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो किस कारण से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बार बार बताया है आपको फ्रेंड्स की जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, वो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, गुणा है। ठीक है, कौन सी 2 चीज़ों का? पहला तो बताया था मैंने हेरिडिटी, ठीक है, और एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट मैंने आपको बार बार बताया, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लेंगे आप, तो उसमें मैंने बोला है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो 2 ही कारण से होता है, एक हेरिडिटी हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन सबसे पहले बोल रहा है कि नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत, क्योंकि हमने देख लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस 2 कारण से होता है। फिर दूसरा है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जी हाँ, इन दोनों का ही गुणा होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी चीज़ हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, कुत्ता बिल्ली, कुछ भी हो, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं सिर्फ 2 ही कारण से होता है, पहला हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। तीसरा ऑप्शन सिर्फ हेरिडिटी नहीं, गलत, सिर्फ एनवायरनमेंट गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ये एक थ्योरी है फ्रेंड, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो या मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो, ये थोड़ा भी वैल्यूएबल लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट कमेंट करिए, कुछ मतलब मुझे आइडिया दीजिए, कुछ मेरे को क्लू दीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और इम्प्रूवमेंट है, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। चलिए आइए वापस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा है। ले दे के सीटेट में 2 ही 3 थ्योरी है जिसके ऊपर हमेशा हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। तो पहली थ्योरी जो है लेव वाइगोत्स्की, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन जिसके ऊपर है वाइगोत्स्की। ठीक है, पहले इनकी थ्योरी, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। दूसरी थ्योरी है जो एक आती है वो है पियाजे की थ्योरी। ठीक है, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, डेवलपमेंट थ्योरी। तीसरी एक डेवलपमेंट थ्योरी, तीसरी एक जो है आती है जो थ्योरी एग्ज़ाम में, वो है कोहलबर्ग। ठीक है, तो फ्रेंड ये तीनों की तीनों थ्योरी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अ task, Saina is talking to herself about ways
शी कैन प्रोसीड ऑन टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। किसके हिसाब से? लेव वाइगोस्की के हिसाब से आइडिया ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच, दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज़ अ साइन ऑफ, यानी व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बच्ची है साइना जो खुद से बातें कर रही है कि कैसे वो काम कर सकती है, कितने अच्छे से काम कर सकती है। जैसे हम आम ज़िंदगी में देखते हैं, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते समय खुद से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आज मुझे चाय बनाना है, आज मुझे ये करना है, वो करना है। तो लेव वाइगोस्की के हिसाब से ये प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद से बात कर रहा है, ये व्यक्तिगत वाक जो बच्चा खुद से बात कर रहा है क्या है, उसको, उस प्राइवेट स्पीच को लेव वाइगोस्की किस तरह से देखते हैं। ऑप्शन 1 ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन 2 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑप्शन 3 कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, ऑप्शन सी सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि आत्म केंद्रित मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अप्रियता, स्वयं नियमन। तो फ्रेंड्स समझिए, अभी हम देखते हैं जो लेव वाइगोस्की हैं, इस प्राइवेट स्पीच को वो सेल्फ रेगुलेशन के लिए कहते हैं कि जो बच्चा है स्व नियमन के लिए करता है, अपने बेहतरी के लिए करता है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए कि अच्छा मुझे ऐसे काम करना है, वो अपने को रेगुलेट करने के लिए कि ठीक है मुझे आज ऐसे काम करना है, आज मैं ऐसे खाऊंगा, आज मैं ऐसे खेलूँगा, ऐसे ऐसे वो करूँगा, मतलब अपने आप को रेगुलेट करता है अपने प्राइवेट स्पीच के ज़रिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4। और इसी प्राइवेट स्पीच को, व्यक्तिगत वाक को ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रित पियाजे ने कहा है। किसको कहा है? किसने कहा? पियाजे ने कहा है। पियाजे ने कहा है कि जो बच्चा 3 से 5 साल की उम्र में होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक मतलब वो बच्चे का ये सोच होता है कि बच्चा जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो सामने वाला भी उसको वही महसूस होना चाहिए, वही करना चाहिए, वही। तो वो क्या होते हैं? ईगोसेंट्रिक होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। 3 से 5 साल के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे ज़िद्दी होते हैं, वो कहते हैं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है। तो क्या होते हैं? ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब उनको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है कि कोई क्या फील कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिक होते हैं। उनको लगता है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, सामने वाला भी वैसा ही महसूस करता है। तो प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक कहा है और लेव वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को सेल्फ रेगुलेशन कहा है। अब आइए हम लेव वाइगोस्की के बारे में समझते हैं। ये कौन है? लेव वाइगोस्की जो है, पहले हम समझते हैं ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, जो वाइगोस्की हैं ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि ये सामाजिक संरचनावाद थे। ठीक है, सामाजिक संरचनावाद। और तीसरी बात ये कि इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहता है? 3 चीज़ें हमको मालूम चाहिए कि लेव वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे यानी कि सामाजिक संरचनावाद थे, और तीसरी बात हमने देखी कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी। अब आइए इनकी थ्योरी क्या कहती है? इनकी थ्योरी कहती है कि जो हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि संज्ञान का विकास किस पे हमारे संज्ञान का विकास निर्भर करता है किस पे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है, यानी कि वाइगोस्की के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड करता है सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतर्क्रिया पे। किसी भी व्यक्ति का संज्ञान का विकास डिपेंड करेगा उसके सामाजिक अंतर्क्रिया पे, किस तरह से वो अपने सोसाइटी में रहता है, किस तरह से बात करता है, ये सब चीज़ें तय करेंगी उसके संज्ञान के विकास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी थ्योरी थी। कुछ मैंने
ब्रीफ में डिस्कशन कर दिया, थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। मैं ये थ्योरी अच्छे से आपको समझाऊंगी और डिटेल में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मतलब हम इवैल्यूएशन करते क्यों हैं, क्या कारण है करने का, ठीक है। ऑप्शन 1 आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। ऑप्शन 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन 3 लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन 4 सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप। ठीक है, अब एक एक करके हम ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 4 है कि हम इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं ताकि हम सेग्रीगेशन यानी कि बांट सकें बच्चों को उनके एबिलिटी यानी कि उनके काबिलियत पे, कि अच्छा ये बच्चा कमज़ोर है, ये वीक स्टूडेंट हो गए, ये स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो गए। क्या इसलिए हम लोग करते हैं मूल्यांकन? योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, क्या इसलिए हम करते कि उनके योग्यता के हिसाब से हम बच्चों को बांट सके? नहीं। अगर हम वीक स्टूडेंट को अलग कर देंगे और तेज बच्चों को, ब्रिलियंट बच्चों को अलग कर देंगे तो उससे क्या होगा, वीक वाले का तो मोरल डाउन हो जाएगा, उनको लगेगा अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो इवैल्यूएशन है इसलिए नहीं किया जाता है, बांटने के लिए, सेग्रीगेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन 4 गलत हो गया। ऑप्शन 3 लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को नामांकित करना। नहीं, मैंने अभी बताया कि हमको बच्चों को बांटना नहीं है, बच्चों को वीक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नहीं बांटना है, ठीक है, हमको बांटना नहीं है, सेग्रीगेट नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं कि हम टॉपर्स को ढूंढ ले कि अच्छा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बाकी के बच्चे भी नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ पुरस्कार वितरण के लिए नहीं हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 देखते हैं। अब ऑप्शन 1 बोल रहा है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। जी हाँ, हम इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हम बच्चे की ज़रूरत को समझ सकें कि बच्चे का कौन सा पॉइंट वीक है, कहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे उसको ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 1, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अब ये भी जो है एक तरह का वाइगोत्स्की की थ्योरी पे बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है वाइगोत्स्की की थ्योरी पे बेस्ड है। मैं अभी आपको ये थ्योरी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी बाद में, तो अभी आप क्वेश्चन के ज़रिए देख लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ आइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि after observing that students are struggling to proceed on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in the form of what, why, and according to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will। देखो सिंपल सी बात है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है क्लास में हम पढ़ते हैं, कई बार बच्चे जो होते हैं अब बताते बताते कोई कुछ चीज़ बताना चाहते हैं, कोई चीज़ उनको आती है बट वो रुक जाते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन में होते हैं, उनको लगता है कि मेरा आंसर शायद गलत है कि नहीं है। तो टीचर क्या करते हैं, उनकी मदद करने के लिए, अच्छा ठीक है तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो, क्यों, क्या, यानी कि हेल्प करने के लिए, क्लू देते हैं, हेल्प करने के लिए क्लू, हिंट देते हैं। बस टीचर्स नहीं होते हैं, कभी कभार बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, आंसर नहीं दे पाता, तो टीचर क्या करते हैं, हिंट देते हैं। टीचर बच्चों को हिंट देते हैं, जैसे कि क्या, कैसे, हाउ, क्यों, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से ये क्या है, ये जो हिंट है, हिंट जो है, हिंट, ठीक है, हिंट, ये लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या है, लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या है, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट। क्या इस हिंट से बच्चा जो है क्या होता है, विड्रॉ कर लेता है कि नहीं मैम मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ कहता है, नहीं। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 बी मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो ये हिंट टीचर दे रहा है व्हाट, हाउ, वाई के ज़रिए, ये एकदम मीनिंगलेस है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। लर्निंग में क्लू देना, हिंट देना, क्वेश्चन पूछना, व्हाट, हाउ, वाई, मतलब कोई काम का ही नहीं, बेकार है, टाइम वेस्ट करते हैं टीचर, तो ये भी गलत है। अब ये ऑप्शन 3 देखिए, डीमोटिवेट टू लर्न। अच्छा ये कैसे, टीचर कैसे डीमोटिवेट कर रहा है, टीचर बच्चे को
हिंट दे रहा है तो बच्चा तो और मोटिवेट हो रहा है कि अच्छा हाँ हाँ ऐसे आंसर हो सकता है, वो तो मोटिवेट हो रहा है। तो ऑप्शन 3 गलत है। ऑप्शन 4 एक्ट एज स्केफ होल्डिंग फॉर लर्निंग। जी हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है स्केफ होल्डिंग। अब आइए इस चीज़ को हम समझते हैं स्केफ होल्डिंग क्या है। एक टर्म आएगा वाइगोस्की की थ्योरी में स्केफ होल्डिंग, स्केफ होल्ड, इसको हमेशा समझिएगा हिंट, ठीक है, हेल्प, क्लू। जब कोई एक्सपीरियंस का, जब कोई टीचर बच्चे की मदद के लिए कुछ हिंट देता है, हेल्प करता है, किसी भी तरीके से मदद करे, क्वेश्चंस पूछ के कोई आंसर का हिंट दे के कुछ भी करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केफ होल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्केफ होल्डिंग। वाइगोस्की के हिसाब से ये क्या होता है, स्केफ होल्डिंग। स्केफ होल्डिंग को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, साइकिल चलाना सीख रहा है, उसको साइकिल चलाना नहीं आता। ये मान लीजिए उसकी साइकिल है, क्या है, साइकिल है, उसको साइकिल चलाना नहीं आता है। अब बच्चा इस पे बैठता है और पीछे से उसके फादर जो है उसको पकड़ के साइकिल चलाना सिखाते हैं, पकड़ के साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो जो ये फादर बच्चे की मदद कर रहे हैं साइकिल चलाना, पीछे से हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्या है, हेल्प, ये स्केफ होल्डिंग है। क्या है, स्केफ होल्डिंग है। किसके हिसाब से, वाइगोस्की के हिसाब से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर 4 एक्ट एज स्केफ होल्ड फॉर लर्निंग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। After getting hurt during a play, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like a girl. Don't cry." This statement by father. सवाल सिंपल सा ये है कि जैसे कहते हैं ना कि लड़के रोते नहीं, लड़कियाँ रोती। क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, एक सिंपल सा, कि एक बच्चा है जिसका नाम रोहन, उसको चोट लग गया, फिर रोने लगा, तो उसके फादर कहते, अरे तुम रो रहे हो, लड़के रोते नहीं, लड़कियाँ रोती, क्या तुम लड़की हो? तो ये जो स्टेटमेंट है कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, बॉयज़ डोंट क्राई, ये स्टेटमेंट है, बॉयज़ डोंट क्राई, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, रिड्यूसेस जेंडर बायस। कैसे जेंडर बायस कम कर रहा है, ये तो जेंडर बायस को बढ़ावा कर रहा है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। कैसे कम करता है, ये तो साफ साफ बोल रहा है कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते। ये कहाँ लिखा है कि लड़के नहीं रोते हैं? ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। अब एक बात बताइए, वो कह रहे हैं लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं, तो जेंडर इक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कहाँ से बढ़ावा देता है? वो तो सबसे पहले ही भेदभाव कर दिया उन्होंने कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो ऑप्शन 2 गलत। ऑप्शन 4 देखते हैं, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, ये भी गलत है। ये लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को चुनौती देता है। कैसे चुनौती देता है? वो तो बढ़ावा दे रहे हैं बच्चे को कह के कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं, तो ये भी गलत। अब जो ऑप्शन 3 है ये सही है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। जी हाँ, ये स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादिताओं, यानी कि रूढ़िवाद सोच जो चली आ रही है। स्टीरियोटाइप मतलब ऐसी सोच जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो पहले से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है। जैसे कि लड़कियां रोती हैं, मतलब लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। जैसे लड़कियां किचन में अच्छी लगती हैं, हाँ, ये क्या रूढ़िवाद सोच है जो पहले से चली आ रही है और अभी तक चल रही है, अभी तक हमारे समाज से ख़त्म नहीं हुई है। एक हद तक कह सकते हैं कि जो रूढ़िवाद सोच है कम हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म हो गई ये कहना गलत होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। आइए अब हम लोग का ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन 2 शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। A teacher should follow fixed curriculum. The emphasis should be on competition among students. अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो पहला हम नीचे से स्टार्ट करते हैं।
ऑप्शन 4 से द एम्फासिस शुड बी ऑन कंपटीशन, मतलब प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। अच्छा, अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कंपटीशन पे जोर देने लगे तो क्या होगा, बच्चे कंपटीशन में ही लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, बस सोचेंगे किसी तरह रट्टा वट्टा करके फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखते हैं। अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, सिर्फ एक फिक्स करिकुलम फॉलो करो, ऐसा नहीं है। हमको फिक्स्ड करिकुलम नहीं फॉलो करना, हमको फ्लेक्सिबल करिकुलम फॉलो करना चाहिए। फ्लेक्सिबल, याद रखिएगा, फिक्स्ड एक नेगेटिव वर्ड है। फिक्स्ड जो ये वर्ड है फिक्स्ड एक नेगेटिव वर्ड है। फिक्स्ड जो है ये नेगेटिव वर्ड है। फिक्स्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है। हमको फिक्स्ड करिकुलम नहीं करना है, हमको फ्लेक्सिबल करिकुलम यूज़ करना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा करिकुलम जो हर बच्चे के हिसाब से बना हो, सिर्फ ना कि सिर्फ टॉपर्स को देख के बनाओ कि अच्छा इनको जल्दी समझ में आता है, चलो 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अच्छा ये चीज़ इन लोग को तो आ गई तेज बच्चों को, बाकी तो बच्चे ट्यूशन से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमको फ्लेक्सिबल करिकुलम यूज़ करना है। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखते हैं। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस, लेबलिंग नहीं करनी है, यानी कि उनको क्या करना है, नामांकित नहीं करना है कि ये जो है टॉपर है, ये जो है फेलियर है, ऐसे हमको उनको नामांकित नहीं करना है। इससे बच्चा क्या हो जाएगा, डाउन फील करेगा, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, बच्चा सोचेगा वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 गलत। अब ऑप्शन 1 देखिए, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड। एम्पल अपॉर्चुनिटी यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, हमको हर बच्चे को मौका देना होगा, चाहे वो टॉपर हो चाहे कमज़ोर हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि एकदम ज़ीरो होता है, एकदम नल होता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही है, कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही है। तो हमको सबको मौका देना चाहिए क्लासरूम में कि हर बच्चा बोले, हर बच्चा अपनी राय रखे। ठीक है, तब जाके वो एक प्रगतिशील कक्षा होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट रिप्रेजेंट अ डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। मैंने आपको बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग की एक थ्योरी आएगी, ठीक है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो फिर मैं उसको डिटेल में आपको समझाऊंगी। यहाँ पे जो है आप बस आंसर मार्क कर लीजिए। इसका आंसर जो होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्री कन्वेंशनल। अभी प्री कन्वेंशनल क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, फॉरवर्ड कन्वेंशनल क्या है, कन्वेंशनल क्या है, ये चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए आप बस इसको समझ लीजिए, ये प्री कन्वेंशनल है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अलग से जब थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी तब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लूँगी और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी इसको समझाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। मैं 10-10 क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको एक बार में ही चीज़ें समझ में आ जाए, इसलिए मैंने 10-10 क्वेश्चन लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगा या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा या आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए फ्रेंड्स। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ कि मैं आपके लिए और मेहनत करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेक मी मोटिवेटेड ताकि मैं और अच्छा काम करूँ, आपको और अच्छे कंटेंट दूँ और अच्छा एक्सप्लेनेशन दूँ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ 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 लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।